हो जाता है। तो सीआरपीसी चैप्टर 12 का सेक्शन 157 का सबसेक्शन 1 एज पर द केस लॉ ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पुलिस को अथॉरिटी देता है कि वो एफआईआर लिख करके खुद से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, आप समझ गए ना, मुझे डरा दिया गया था। इज इट क्लियर? एक और सिचुएशन, जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि एक्स ने किसका मर्डर करा, मेरे बेटे वाई का, मेरी बात समझ गए ना, उसी समय मैंने अपनी लाइफ से गिव अप कर दिया। मैंने अपनी डेस्टिनी मान ली। क्या मान ली? अपनी डेस्टिनी। और मतलब मेरे को किसी ने को रीजन नहीं किया, ना कोई अंडर इन्फ्लुएंस किया मेरे साथ। मेरी बात समझ गए? मैंने खुद से ही डिसाइड करा कि मुझे जाकर के कोई इंफॉर्मेशन ना तो मजिस्ट्रेट को देनी है और ना ही पुलिस को देनी है। ऐसी सिचुएशन में भी याद रखना, मर्डर जो कि एज पर 2C कॉग्निजेबल की कैटेगरी में फॉल करता है, पुलिस के पास अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 157 सबसेक्शन 1, वो एफआईआर लिख करके इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। तो ये देखो, आपको एक क्या हुआ, एक ऑफेंस ही तो हुआ, और उस ऑफेंस की वजह से मेरी जो लाइफ है पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई। और मुझे किसकी मदद की जरूरत पड़ी बेटे? सीआरपीसी की। और सीआरपीसी के वेरियस चैप्टर 12, 15, 16, सेक्शन 157(1) ये हमें बताते हैं कि ऑफेंस होने पे किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए। सब लोग समझ गए ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको क्या दिया? इंट्रोडक्शन से आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जो भी रूट्स हैं वो सारे रूट्स कहाँ पर हैं स्टूडेंट? ऑफेंस में। ना ऑफेंस हो और ना हमें इन सारे हेल्प की कोई जरूरत पड़े। जुडिशरी की जो पावर होती है वो पावर किसके पास होती है? एविडेंस में। मेरी बात आप सब लोग समझ गए ना? और एविडेंस हम किस चीज के लिए कलेक्ट करेंगे? ऑफेंस हुआ या नहीं। तो हर तरीके से सब कुछ, सब चीजों के पीछे जो रूट्स है वो कहाँ पर है? ऑफेंस। जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाते समय अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग रखते हैं कि नहीं? कहते हैं ना, नींव भरी जा रही है घर की। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो यानी कि अगर आप देखें तो पूरी सीआरपीसी की नींव, उसकी शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ द क्रिमिनल केसेस ऑफ इंडिया इन इंडिया, तो वो कहाँ से होते हैं स्टूडेंट? ऑफेंस से। सब लोग समझ गए? तो हम अपने टॉपिक में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस, और साथ ही हम लोग कवर करेंगे 154(1) एंड 154(3) एंड वेरियस अदर सेक्शन विच इज रेलेवेंट टू द टॉपिक। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। आज की क्लास कवर करने के बाद स्टूडेंट, आप यहाँ पे जो ये मेंस के क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 156(3) एंड सेक्शन 202(1)? 202(1) ना लिखे, खाली 202 कवर करेंगे, राइट। फिर साथ में आप एक केस भी कवर कर लोगे, देवरापाली लक्ष्मी नारायण रेड्डी का। फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा कि व्हाट आर द ऑल्टरनेट रेमेडीज? क्या क्या ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल है व्हेन एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन सेक्शन 154 सबसेक्शन 1? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया जाएगा? रेमेडीज बताई जाएंगी। फिर आपको आज की क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर भी कवर किया जाएगा। फिर आज की क्लास में ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कितने काइंड्स की एफआईआर होती हैं एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आज की क्लास में ही आपको बताया जाएगा मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू पास ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई। तो हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, पर डिटेल में ना कवर करते हुए केवल इनका एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एज यू नो वेरी वेल कि जो लॉ है वो क्लासिफाइड होता है कितनी कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज योर सब्सटेंटिव लॉ, अनदर वन इज योर प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन करता है। ठीक है, जबकि जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो क्या होता है? जो ये राइट्स और लायबिलिटीज है। फॉर एग्जांपल आईपीसी हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है। मेरे बेटे का मर्डर हुआ, आईपीसी सेक्शन 302 में फॉल कर रहा है। वो आपको बताता है कि मर्डर के केस में कितना सेंटेंस पास होगा, क्या होगा, पर उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में आपको कौन सा बताएगा लॉ? सीआरपीसी।
तो चैप्टर 12 ये तो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी ना अभी थोड़ी देर में, वहां पे बताया जाएगा कि मर्डर होने पे आप कैसे एफआईआर लिखाओगे, कौन सी रिपोर्ट्स बनेंगी, कैसे क्या होगा। तो सब्सटेंटिव लॉ राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन करते हैं, वही प्रोसीजरल लॉ ये जो राइट्स और लायबिलिटीज है इसको इनफोर्स में लाने का प्रोसीजर बताता है। आईपीसी हो गया, डाउरी प्रोविजन एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टीपीए, ये हमारे एग्जाम्पल है सब्सटेंटिव लॉ के। वहीं सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये हमारे एग्जाम्पल है प्रोसीजरल लॉ के। स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछता है क्या मैम सीआरपीसी हमारा प्योर प्रोसीजरल लॉ है? इस सीआरपीसी इज अ प्योर प्रोसीजरल लॉ? आंसर है नो। CRPC is not a pure procedural law because in CRPC there are certain provisions which confer substantive right. For example, section 125, 106 to 124, 129 to 132, 144 to 153, ये वो सेक्शन है जो CRPC में सब्सटेंटिव राइट्स को कन्फर करते हैं। एग्जाम्पल एक, जो हमारा सेक्शन 125 है सीआरपीसी के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर फॉल करता है, एंड 125 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो ये जो सेक्शन अभी मैंने सर्किल करके हाईलाइटेड किए हैं, ये सर्किल आपको क्लियरली बताते हैं सब्सटेंटिव प्रोविजंस के बारे में। इसी लॉजिक से हम कहते हैं कि सीआरपीसी इज नॉट अ प्योर प्रोसीजरल लॉ। 41st रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमारी बेसिस बनी थी इंट्रोड्यूस कराने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। यू नो वेरी वेल कि जो सीआरपीसी था ये फोर्स में हमारा 1 अप्रैल 1974 को आया, पर एज पर द नीड टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं। अमेंडमेंट एक्ट 2018 हमारा फोर्स में 21 अप्रैल 2018 को आया। अभी करंट में अगर हम बात करें तो सीआरपीसी में हमारे 37 चैप्टर, 484 सेक्शन और कितने शेड्यूल्स है? 2 शेड्यूल्स की बात करते हैं। सुनने में तो ये चीजें बहुत ही लाइटर है, पर हमारे मार्क्स कहाँ पे खोते हैं? जो चीज लाइट होती है ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। किसी भी चीज को लाइट नहीं समझना, अच्छे से उसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक जब हम बेरेक्ट उठा के पढ़ते हैं तो बेरेक्ट में हम जब सेक्शन नंबर 1 के अंदर आते हैं तो सेक्शन नंबर 1 के अंदर कहा जाता है कि सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो चेंज हो गए बेरेक्ट में, लेकिन हम भी तो यहाँ पे चेंज करके लिख सकते थे, पर विलफुली नहीं लिखा। तो पर आप एक चीज पे थोड़ा सा फोकस करो कि सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर ये जो एक्सेप्ट वर्ड है, इस एक्सेप्ट की जगह अब यहाँ पे वर्ड कौन सा आ गया स्टूडेंट पिक्चर में? इंक्लूडिंग। कितना आसान लगा, एक्सेप्ट पे सर्किल बनाया, एक्सेप्ट को मैंने कट करा और यहाँ पे वर्ड क्या लेकर आ गई? इंक्लूडिंग। पर इस इंक्लूडिंग को लाने के लिए हमें कितने एफर्ट्स करने पड़े? पहला एफर्ट, हम लोगों ने आर्टिकल 370 को अबॉलिश करा, एंड बोल रही हूँ यानी प्लस में। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में। इन दोनों के कंबाइन एफर्ट के बाद ही यहाँ से एक्सेप्ट रिमूव होके क्या वर्ड आया पिक्चर में? इंक्लूडिंग। क्लियर? तो ये चीज लिखने में जितनी आसान थी, पर इसको लिखना बनाना जितना आसान किया गया उतना ही क्या था बेटे? डिफिकल्ट। मेरी बात समझ गए? तो अब हम कह सकते हैं कि सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एबॉलिशमेंट ऑफ आर्टिकल 370 एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये हमारा फोर्स में कब आया? 31 अक्टूबर 2019 को। पर क्या आपको पता है स्टिल आज भी सीआरपीसी के लिमिटेड प्रोविजन ही नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पर एप्लीकेबल होते हैं? क्यों मैम? क्यों? बच्चों के मन में तुरंत आतर आना भी चाहिए। इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस राजा रतन सिंह। स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस राजा रतन सिंह के केस लॉ के अंदर बताया गया है कि वाई सीआरपीसी इज लिमिटेडली एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। ओनली चैप्टर 8, 10, 11
ओनली चैप्टर 8, 10, 11 यही चैप्टर के प्रोविजन सीआरपीसी पे एप्लीकेबल होते हैं। बट अगर वहां की कंसर्न गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन दे करके सीआरपीसी के ऑल प्रोविजन या एनी ऑफ देम प्रोविजन एज पर द रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल करवा सकती है। तो क्या कहा था अभी मैंने, केवल लिमिटेड पार्ट ही सीआरपीसी का स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पर एप्लीकेबल होता है। कौन कौन से चैप्टर एप्लीकेबल होते हैं? केवल चैप्टर नंबर हमारा 8, चैप्टर नंबर हमारा 10 और चैप्टर नंबर हमारा 11, यानी 8, 10 और 11 ये 3 ही चैप्टर केवल नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल होते हैं। क्यों का आंसर हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस राजा रतन सिंह में। लेकिन अगर वहां की गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सीआरपीसी के, उसके डिस्क्रिशन पे है गवर्नमेंट के, वो सीआरपीसी के ऑल प्रोविजन या एनी प्रोविजन नोटिफिकेशन देके एप्लीकेबल करवा सकती है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा सीआरपीसी का एक बहुत ही ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। यहां से आपके जहां जहां से पीटी के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे थे मैंने आपको स्टार करके हाईलाइटेड करा दिए। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, ट्राइबल एरिया का मतलब वो एरिया होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में मेंशन है। प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी हमें मगअप करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत से लेके लास्ट तक एक स्टोरी की तरीके से सुनना, समझ गए? हम इस स्टोरी में आपको पूरा डायरेक्ट कवर करेंगे, साथ में हर चैप्टर से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन, पीटी के क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व कराते हुए चलेंगे। पढ़ाने का तरीका इसलिए ऐसे रखा गया ताकि आपको सीआरपीसी याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मेरे बेटे वाई का क्या कर दिया गया स्टूडेंट? मर्डर। मेरे बेटे वाई का क्या किया गया स्टूडेंट? मर्डर। मेरे साथ क्या क्रिएट हुआ? ऑफेंस। ये जो ऑफेंस है सीआरपीसी के अंदर सीआरपीसी चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है। ऑफेंस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अभी समझें तो ऑफेंस का मतलब है ऐसा कोई भी एक्ट मत करो जो लॉ करंट में फोर्स है उसके द्वारा मना किया गया है। सती प्रथा पहले कोई ऑफेंस नहीं था, बट अब सती प्रथा क्या है? ऑफेंस है। हार्डली अगर हम सती प्रथा करते थे तो हमारे को उसके लिए कोई इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था, पर करंट में सती प्रथा क्या है? ऑफेंस है। तो करंट मतलब समझ गए? यानी आप ऐसा कोई भी एक्ट मत करो जो लॉ राइट में है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है? पनिशेबल। ये ऑफेंस जो है 3 कैटेगरी के बताए जाते हैं। पहला आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे 2C में। दूसरा आपका नॉन कॉग्निजेबल जिसके बारे में हम बात करेंगे 2L में। फिर आपका आया बेलेबल ऑफेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे 2A में। नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे 2A में। फिर आया आपका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 320 के अंदर। सुनो, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? देखो, लिमिटेड टाइम पीरियड है तो मैं क्या पढ़ा सकती हूँ इतना आप भी समझ सकते हो। तो आज की क्लास में मेरा फोकस कॉग्निजेबल पे ही ज्यादा रहेगा, ठीक है? तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की जनरली जो बात करता है वो कौन करता है? विक्टिम। मेरे बेटे का खून हो गया, मर्डर हो गया, तो मैं कौन हो गई? विक्टिम हो गई कि नहीं हो गई? मेरी बात आप समझ गए? तो मैं पुलिस के पास एफआईआर लिखाने के लिए जा रही हूँ कौन से ऑफेंस की? कॉग्निजेबल। तो ये वाले जो इस कैटेगरी के अंदर मैंने आपको बताए हैं इसके लिए जनरली कौन बात करता है भाई? विक्टिम बात करता है। मेरी बात समझ गए? नौ, फिर आया बेलेबल नॉन बेलेबल, ठीक है? अब जब मान लो एफआईआर लिखा दी है मैंने किसके खिलाफ? एक्स के खिलाफ, और एक्स को क्या कर लिया गया है? अरेस्ट कर लिया गया। तो एक्स क्या चाहेगा कि मुझे क्या मिल जाए? बेल मिल जाए। तो जनरली बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इसके लिए कौन बात करता है? एक्यूज। मेरी बात समझ गए? तो 436 सेक्शन हमें बताता है कि बेलेबल है, 437 हमें बताता है कि नॉन बेलेबल है। मेरी बात आप समझ गए? नौ, फिर आया कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो इसके लिए जनरली कौन बात करता है स्टूडेंट? जो एक्यूज है। बेल के लिए कौन बात करेगा? एक्यूज। और कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जनरली इसके लिए कौन बात करता है? विक्टिम।
फिर आया आपका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस 320, पढ़ेंगे नहीं। जब भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस आपको पढ़ाया जाता है तो किसी भी चीज का ऑप्टिमम बेनिफिट लेने के लिए उसके साथ के सारे सेक्शन कवर करे जाने चाहिए। तो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 21 विच इज रिलेटेड टू प्ली बार्गेनिंग, ये भी आपका साथ में कवर किया जाएगा। भाई समझदार व्यक्ति वही होता है जो बच के निकल जाए, मेरी बात आप लोग समझ गए ना। तो प्ली बार्गेनिंग के अंदर और आपके कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के अंदर इसी के बारे में समझाया जाता है, पर दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए दो अलग अलग एस्पेक्ट है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मैंने यहाँ पे लिखा था, तो कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें कोर्ट को अलाउ किया गया है, उनकी परमिशन से ही हम लोग कंपाउंडिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें कोर्ट को भी अलाउ नहीं किया गया, जो हीनियस नेचर के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, डकैती है, थेफ्ट है, रेप है, एक्सेट्रा, जहां पे कोर्ट को भी परमिशन नहीं दी गई कंपाउंडिंग करने के लिए। मेरी बात समझ गए। तो आज की क्लास में हम केवल क्या कवर करेंगे स्टूडेंट, 2C। तो अभी आपने देखा कि जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है, केवल ऑफेंस से। और ऑफेंस कितनी कैटेगरी के होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक चार्ट अटैच नहीं है, उस चार्ट में बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ था कि जो क्रिमिनल केसेस का प्रोसेस है इन इंडिया, उसकी बिगनिंग कहाँ से होती है। तो आई होप अभी आप सब लोग क्लियर हो गए कि उसकी जो बिगनिंग होगी वो कहाँ से होगी बच्चों, ऑफेंस से, राइट। एक क्वेश्चन आया, कंपाउंडिंग में कौन सी पार्टी होंगे, दो ही तो पार्टी होते हैं, एक कौन सा होता है, एक विक्टिम होता है और एक कौन होता है, एक्यूज। मेरी बात आप समझ गए। प्ली बार्गेनिंग में भी कितनी पार्टी होंगे, एक विक्टिम होगा और एक कौन होगा, एक्यूज। एप्लीकेशन कौन देता है हमेशा, एक्यूज। मेरी बात आप लोग समझ गए ना। नाउ अब सबसे पहले हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं। 2C के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। Cognizable offense are those offense in which police may arrest a person without warrant. Cognizable offense अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो डकैती, थेफ्ट, रेप एक्सेट्रा, ये कॉग्निजेबल हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, याद करना आसान नहीं होता। सीआरपीसी में 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 कॉलम 4। जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियरली एक लिस्ट मिलेगी कि कौन सा ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस आपका नॉन कॉग्निजेबल है। इस तरीके से जब आपके पास एक बेयर एक्ट होगा, सभी के पास होता है, तो बेयर एक्ट में आप लास्ट पेज पे जाओगे तो ये शेड्यूल बने हुए हैं, 2 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 देखना है, शेड्यूल 1 का कॉलम नंबर 4, 1 2 3 4 पे आती आपको क्लियरली मेंशन होगा कि कौन सा कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल। मेरी बात समझ गए, किसी को भी इतनी लिस्ट याद रखना पॉसिबल नहीं। क्लियर। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मर्डर, डकैती, थेफ्ट एक्सेट्रा, ये सब किसकी कैटेगरी में आए, कॉग्निजेबल, विच इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक रॉन्ग। अभी आएगा, पब्लिक रॉन्ग को डिफाइन करेंगे। हीनियस नेचर के होते हैं, ग्रेव नेचर के होते हैं। इसमें पुलिस को डिस्क्रिशन है, वो अरेस्ट कर सकता है पर्सन को बिना किसी वारंट के, क्योंकि जो वारंट होता है वो इशू करता है कोर्ट, और जब तक कोर्ट के द्वारा वारंट इशू होकर के आएगा अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास, तो जिसने ऑफेंस करा है वो मूव कर जाएगा कि नहीं, हो सकता है वो कंट्री से ही मूव कर जाए, और एविडेंस को भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय। तो पुलिस को पावर है बिना किसी वारंट के वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है या जो कमिट करने की प्लानिंग कर रहा है। 41 का सबसेक्शन नंबर 1 ये कहता है ऑफेंस कमिट करने के बाद अरेस्ट कर सकता है पुलिस बिना वारंट के। 151 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि पुलिस को अगर डाउट हो जाए कि कोई भी पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की प्लानिंग कर रहा है तो वह उसे अरेस्ट कर सकता है, और यह अरेस्ट आपका प्रिवेंटिव अरेस्ट कहलाता है। 150 के 1 वाला क्या कहलाता है, ये आपका प्रिवेंटिव
अरेस्ट कहलाता है 150 के 1 वाला। विद वारंट भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। अगर विद वारंट हम अरेस्ट करते हैं तो 2 सेक्शन पिक्चर में आते हैं, 71 और 76। 71 हमारी बात करता है बेलेबल वारंट, वर्ड यूज करा है मैंने, बेलेबल वारंट के लिए बात करता है। जबकि 76 की अगर हम बात करें तो ये नॉन बेलेबल वारंट के लिए बात करता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? इधर देखो, जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं कौन सा वाला, कॉन्स्टी का 21, तो आर्टिकल कॉन्स्टी का 21 हमें कह के चलता है कि एवरी पर्सन को उसकी लाइफ का, उसकी पर्सनल लिबर्टी का राइट है, उसको कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता एक्सेप्ट एस्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ। स्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ के द्वारा तो हम उसको डेथ पेनाल्टी भी दे सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बच्चन सिंह वाला, जिसमें बोला गया था इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफेंस में हम क्या देंगे, डेथ पेनाल्टी। मेरी बात समझ गए ना? तो लेकिन ध्यान रखना, तो आर्टिकल 21 बिगनिंग में जनरल स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल नहीं कर सकता एक्सेप्ट एस्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ। तो अगर हम किसी को भी अरेस्ट करते हैं, वारंट का मतलब ही क्या हो गया, अरेस्ट। अरेस्ट करते ही उस पर्सन की पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हो जाती है। हमारे यहाँ 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक हमारा होता है एडवर्सियल या आप बोल सकते हो एक्विस्टोरियल प्रोसीजर, एक होता है आपका इंक्विस्टोरियल प्रोसीजर। एज पर द एक्विस्टोरियल प्रोसीजर जो कि इंडिया में पाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि हम उस पर्सन को तब तक इनोसेंट मान के चलेंगे जब तक कि उसकी गिल्टी प्रूफ ना हो जाए। मेरी बात आप समझ गए? अब मान लो मैंने एक्स के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है और एक्स इनोसेंट भी तो हो सकता है कि नहीं। अगर हम उसे अरेस्ट करते हैं तो पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हुई कि नहीं? तो हमने अपने कॉन्स्टी के आर्टिकल 21 का वायलेशन कर दिया। लेकिन तो बेलेबल वारंट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, आप समझ गए? तो कहने का मतलब है हम उस पर्सन को जिसको अरेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं। कंडीशन 3 तरीके की होती है, ये कोर्ट लगाता है। पहली कंडीशन, उस डेट एंड टाइम पे आप अपीयर होगे जिसपे आपको कोर्ट ने बुलाया है। दूसरी कंडीशन, सिक्योरिटी अमाउंट जमा करोगे, कितना कोर्ट बताएगा। तीसरी कंडीशन, श्योरिटी, गारंटर कितने होंगे, कोर्ट बताएगा। अगर कोर्ट की लगाई ये तीनों कंडीशन ना फुलफिल करते हैं तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये आपका हुआ बेलेबल वारंट विच इज ऑल्सो नोन एज अ कंडीशनल वारंट। लेकिन कई बार हमें नॉन बेलेबल वारंट भी इशू करने पड़ते हैं, तो नॉन बेलेबल वारंट आपके कंडीशनल नहीं होते, नो कंडीशन, इसमें डायरेक्टली आपका अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑन पुलिस कि वो अरेस्ट कर सकता है पर्सन को विद वारंट भी और विदाउट वारंट भी। अब कोई भाग ही गया है, रन ही कर गया है, आप मेरी बात समझ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करवाने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ कि अभी आपने देखा, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बड़ा ही क्लियर है कि मैंने आपको केवल क्या बताया, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया। हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं, तो अभी मैंने आपको सिर्फ किसके बारे में बताया, कॉग्निजेबल ऑफेंस। वो ऑफेंस है जिसमें हम विद वारंट या विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर करा, आईपीसी 302 का मामला बना, ठीक है। जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन, इस मर्डर की इंफॉर्मेशन किसको मिली, उसके घर वालों को मिली। फॉर एग्जाम्पल उसकी माँ को मिली, मेरी बात समझ गए, माँ का नाम ले लेते हैं जेड। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन किसको रिसीव हुई, जेड को रिसीव हुई इंफॉर्मेशन, तो जेड क्या करे, तो जेड क्या कर सकता है, एक माँ क्या कर सकती, मैंने अपने ऊपर एग्जाम्पल बनाया थे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए थे। तो मैं पहला ऑप्शन अब यहीं से फॉल कर रही हूँ, 154 का 1 वाला। तो क्या करूंगी अब मैं इस 154(1) के लिए, जेड इंफॉर्मेशन ले करके, ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होनी चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन ले करके मैं पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के पास जाती हूँ और वो 154 के 1 में इंफॉर्मेशन मिलने पे क्या लिख लेगा, एफआईआर लिख लेगा। सब लोग समझ गए ना? देखो किस तरीके से फ्लो चार्ट फ्लो कर रहा है, किस तरीके से हम लोगों ने इसको फ्लो करा, ध्यान से देखो। बिल्कुल सबसे पहले क्या क्रिएट हुआ, ऑफेंस। ऑफेंस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा।
कॉग्निजेबल ऑफेंस हम लोगों ने यहाँ पे पिक करा। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हम लोगों ने पिक करा वो 2C में बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक्स ने मेरे बेटे वाई का मर्डर करा तो ये इस डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे मर्डर की इंफॉर्मेशन किसके पास आई? जेड के पास। जेड कौन है? उसकी माँ। ठीक है, उसकी माँ के पास बहुत सारे ऑप्शन थे जो कि मैंने क्लास की बिगिनिंग में ही आप लोगों को बताए थे। अब क्या हुआ, जेड जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होनी चाहिए? कॉग्निजेबल। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल यहां नहीं आएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ले करके मैं कहां पहुंची? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये इंफॉर्मेशन रिसीव होने पे 154 के सबसेक्शन 1 में स्टेट गवर्नमेंट की बताई गई कंसर्न बुक में क्या लिखेगा? FIR। खुद भी लिख सकता है या अपने सबऑर्डिनेट को भी बोल सकता है। FIR हमारी दो काइंड की होती है। एक होती है FIR हमारी दो काइंड की होती है, एक होती है 154 की 1, एक होती है 157 की 1। ये बात ललिता कुमारी के केस लॉ में बताई गई है। जब आप बेयर एक्ट उठा के पढ़ते हो, बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 157 के जस्ट बिलो में ये कमेंट में लिखा है ललिता कुमारी, वहां से ये सोर्स मैंने रिसीव करा और आपको लिखा रही हूं। तो FIR कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। तो FIR लिखेगा तो 154(1) और एक हमने कौन सी बताई? 157(1). 154(1) के अंदर 2 तरीके की FIR, 0 FIR और एक आपकी जुरिस्डिक्शनल FIR। इधर देखो, मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ था, मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ था वो मर्डर हुआ था अलवर में। ठीक है, एक्स ने मेरे बेटे वाई का जो मर्डर किया था, ये हत्या कहाँ पे हुई थी? अलवर में। पर जेड ने जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन दी थी जाकर के, वो कहाँ पे बैठा है? मुखर्जी नगर में। तो मुखर्जी नगर का पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज इस FIR को लिखने के लिए बाउंड है। लिख करके वो इस FIR को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज उसको ट्रांसफर कर देगा। क्या वर्ड यूज करा है मैंने यहाँ पे? ट्रांसफर कर देगा अलवर पुलिस स्टेशन के पास, जहां पे वाई का मर्डर किया गया है। क्यों? क्यों मैम? ये क्यों ट्रांसफर करेगा? ये खुद से क्यों इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर सकता? स्टूडेंट ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन केवल वही पुलिस स्टेशन करता है जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑफेंस हुआ। पर FIR आप कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कहीं पे भी लिखा सकते हैं। तो जब आपके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड ऑफेंस हुआ है तो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज FIR लिखने के लिए बाउंड है। लिख करके वो उसको क्या कर देगा? ट्रांसफर। क्या मैम हम इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करवा सकते हैं? मतलब कि हम चाहें कहीं और हो जाए। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का जो मामला आया था, उसमें रिया चक्रवर्ती ये चाहती थी कि उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पटना से शिफ्ट होके मुंबई हो जाए। इसके लिए रिया चक्रवर्ती ने CRPC के सेक्शन नंबर 406 में एप्लीकेशन दी थी इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करवाने के लिए कि पटना की जगह कौन करे? मुंबई पुलिस। ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कराने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन वही करता है जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है, लेकिन सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हो गया, समझ गए? DIG DG, समझ गए ना मेरी बात? इनके पास पावर होता है, ये इन्वेस्टिगेशन किसी और पुलिस स्टेशन को भी ट्रांसफर करके करवा सकते हैं। इतनी बात क्लियर? तो इसलिए ये ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, जुरिस्डिक्शनल FIR वो होती है जब एक्स ने वाई का मर्डर किया था। कहां पे किया था? दिल्ली में, मुखर्जी नगर में। एंड जेड FIR भी कहां लिखवा के आ रही है? मुखर्जी नगर में। तो इसे कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। आशाराम बापू के केस में जो रियल में रेप केस कमिट हुआ था वो जोधपुर में कमिट हुआ था। जोधपुर कहां पे आता है आप लोगों का? राजस्थान। ठीक है, पर FIR लिखाई गई थी दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में। तो दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में FIR लिखा करके उसको ट्रांसफर कर दिया गया था जोधपुर के पास। सब लोग समझ गए? अगर मान लो अब मैं FIR लिखाने के लिए गई हूं तो यहाँ पे ना तो वो 0 FIR लिख रहा और ना ही वो जुरिस्डिक्शनल वाला मामला था तो FIR नहीं लिख रहा। मेरी बात समझ गए? 154(1) में ही जुरिस्डिक्शनल भी और 0 भी नहीं लिख रहा।
तो जब नहीं लिख रहा है तो वो लॉ ब्रीच कर रहा है, क्योंकि ललिता कुमारी के केस लॉ में ही बताया गया था 154 सबसेक्शन 1 मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर मैंडेटरी है तो आप लिखने के लिए क्या है, बाउंड, शैल वर्ड यूज हुआ है। अगर वो एफआईआर नहीं लिख रहा दोनों केसेस के अंदर, समझ गए ना, तो यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन नंबर 166 का ए पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, हम पनिश करवा सकते हैं इन सर्टेन केसेस में मिनिमम कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए एंड मैक्सिमम 2 साल के लिए। लेकिन स्टूडेंट मैं आप सबसे कहती हूँ, मुझे कोविड हो गया है, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा ट्रीटमेंट नहीं करा, तो अब मैं उस डॉक्टर पे एक्शन ले सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, ट्रीटमेंट करना। तो पर एक्शन से पहले मैं क्या चाहूंगी कि मुझे प्रॉम्प्ट रेमेडी मिल जाए। मेरी बात समझ गए ना? तो हम ठीक है, नो डाउट, अगर मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, मेरे बेटे की हत्या की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो मैं एक्शन ले सकती हूँ। बट इस एक्शन से पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरी एफआईआर दर्ज हो जाए, ताकि जो एक्स है वो भागे ना और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना करे। मेरी बात आप सब लोग समझ गए ना? तो एक केस लॉ आया, कौन सा केस लॉ आया, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस लॉ के अंदर ऑल्टरनेट रेमेडीज के बारे में बताया गया है कि आपके पास कौन कौन सी अल्टरनेट रेमेडीज है व्हेन एफआईआर इज नॉट लॉन्च्ड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कैसे बताया गया था, क्या थे केस के फैक्ट्स, थोड़ा ध्यान से सुनो। सकीरी वासु जो थे, वो उनके बेटे की हत्या करके उनकी डेड बॉडी को रेलवे के ट्रैक के ऊपर फेंक दिया गया था। रेलवे की इंक्वायरी में कहा गया ये प्राइमा फेसी आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है। उनका बेटा आर्मी में था, आर्मी वालों ने भी कहा कि इसने आत्महत्या करी है, परंतु सकीरी वासु ये कहते थे कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं करी है, उसे आर्मी में कुछ लोगों के बारे में पता चल गया था जो कि करप्शन में इन्वॉल्व थे, इसी वजह से उन लोगों ने मेरे बेटे का मर्डर करके उसकी बॉडी को रेलवे के ट्रैक के ऊपर फेंक दिया गया है। सकीरी वासु इस बात की इंफॉर्मेशन ले करके डायरेक्टली सुपीरियर कोर्ट के पास पहुंच गया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, ना कि 154 के 1 में एफआईआर लिखाई थी। तब वहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट कर दी थी। हाई कोर्ट पहुंचा था 226 या 482, सीआरपीसी की इनहेरेंट पावर है, रिट पिटीशन 226 आर्टिकल, मेरी बात समझ गए, एंड सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन 36, लेकिन दोनों में ही उसे रिजेक्शन मिला। देन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही क्लियरली बोला कि भाई नो डाउट आप हमारे पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो ऑफेंस होने पे, लेकिन अगर हम फिर इंपॉर्टेंट काम कब करेंगे, तो आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडीज हैं, ऑल्टरनेट रेमेडीज हैं तो पहले उनका यूज करो। अगर वो रेमेडीज में आपको कोई नुकसान होता है तो हम बैठे हैं। पहली रेमेडी बताई उन्होंने 154 के 1 में, यहाँ पे जाके आप एफआईआर लिखाओ। इन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, टॉपिक टेक्निकल करूंगी अब थोड़ी देर बाद। इन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, तो 154 के 3 में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पहुंच जाओ। एसपी साहब ने भी एफआईआर नहीं लिखी, इन्होंने भी एफआईआर नहीं लिखी और इन्होंने भी एफआईआर नहीं लिखी। बात समझ में आ गया? किस्मत बहुत खराब थी कि नहीं? 36 सेक्शन सीआरपीसी का सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करता है। डीआईजी, आईजी, जो भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हैं, इन्होंने भी एफआईआर नहीं लिखी। किसी ने भी नहीं लिखी है एफआईआर। हम किसके पास चले गए? मजिस्ट्रेट साहब के पास चले गए। क्या वर्ड यूज करा मैंने? मजिस्ट्रेट। क्या कराने के लिए चले गए? कंप्लेन कराने के लिए। स्टूडेंट, हम डायरेक्टली भी मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं कंप्लेन कराने, ऐसी कोई ये हियरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ बता रहा है क्या क्या रेमेडीज हैं। हम मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कराने के लिए चले गए। यहीं पे स्टूडेंट के मन में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। टॉपिक को विलफुली थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रही हूँ, क्योंकि हमें अपने माइंड को बहुत शार्प चलाना है। सब लोग समझ गए ना? हम मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कराने के लिए चले गए, तो कंप्लेन के लिए सीआरपीसी में 2D में एक्सप्रेस प्रोविजन दिए गए हैं।
कंप्लेन हम किसको करा के आते हैं? मजिस्ट्रेट को करा के आते हैं, ठीक है। ये कंप्लेन आप ओरली भी करा सकते हो और रिटन में भी करा सकते हो। एक्चुअली सिंपल भाषा में, आसान लैंग्वेज में बोलूं, कंप्लेन क्या है? कंप्लेन आरोप है। मैंने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? कि मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। यह आरोप यानी एलिगेशन मैं लिख के यानी कि राइटिंग में बोलकर यानी वर्बली किसके सामने जा रही हूँ? मजिस्ट्रेट के पास। यहीं पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करा कि कौन सी मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि आपका जुडिशियल भी होता है, मेट्रोपोलियन भी होता है और एग्जीक्यूटिव। थोड़ी देर में आंसर देते हैं। क्यों जा रही हूं मैं मजिस्ट्रेट के पास? विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। इसीलिए तो मैं मजिस्ट्रेट के पास जा रही हूं कि मजिस्ट्रेट साहब इस कोड में जो एक्शन है, इस कोड माने सीआरपीसी में, वो एक्शन ले सके। मेरी बात समझ गए? क्या कोई भी मजिस्ट्रेट है या कोर्ट है लॉ के बियॉन्ड जाके कुछ कर सकता है क्या? नहीं। मेरी बात समझ गए? तो मजिस्ट्रेट साहब इस कोड में जो भी एक्शन है उसको ले सके। ये जिस पर्सन के खिलाफ मैं कंप्लेन कराने जा रही हूँ, ये पर्सन नोन भी हो सकता है और अननोन भी। मेरी बात समझ गए ना? फिर यहाँ पे एक अलग लाइन आती है, समय बचा तो ये बताऊंगी। यहाँ से आपका 100% मेंस का क्वेश्चन बनता है ब्लू वाले से। इसको इसके साथ कवर करते हैं। टाइम बचा तो पढ़ेंगे। तो अभी हम मजिस्ट्रेट के पास क्या कराने जा रहे हैं? कंप्लेन कराने जा रहे हैं। सवाल का आंसर यहीं पे ले लेते हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास हम कंप्लेन कराने जाएंगे। एक्चुअली मजिस्ट्रेट 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आप लोगों का जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक होता है आप लोगों का मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, एक होता है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है ना? 3 तरीके के मैंने आपको क्या बताए बच्चों? मजिस्ट्रेट। देखो सिंपल बात ध्यान में रखना, जुडिशियल माने रूरल एरिया एक तरीके से, मेट्रोपोलियन माने आपका अर्बन एरिया। याद करने का तरीका समझ गए ना? तो बेटे जहां पे पॉपुलेशन हमारी एक्सीड कर रही है 1 मिलियन से, तो उस एरिया को हम मेट्रोपोलियन एरिया कहते हैं। ये बात मैंने आपको सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 8 के सब सेक्शन 1 से बताई। मेरी बात समझ गए? तो आपका जो एरिया मेट्रोपोलियन एरिया होता है उसके मजिस्ट्रेट को हम क्या कह के बुलाएंगे? मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। और जो एरिया आपका मेट्रोपोलियन नहीं होता उसे हम क्या कह के बुलाएंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ये 3 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है। जितना मैं रेड कलर से हाईलाइट करूं सिर्फ उतने ही शब्द देखना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक होता है आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 29 के 1 में ये 7 साल तक की सजा और फाइन दे सकता है। आप इनके पास भी जाके कंप्लेन कर सकते हो। मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार के केस लॉ में इन्हीं के पास जाके कंप्लेन किया गया था। दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 29 के 2 में इनके बारे में बताया गया 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का क्या दे सकते हैं? ये फाइन। जनरली जब हम सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 190 पढ़ते हैं तो जनरली जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही जो होते हैं वही क्या लेते हैं? कॉग्निजेंस, चाहे कंप्लेन हो और चाहे आपका पुलिस रिपोर्ट। मेरी बात समझ गए? एक होता है हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है। 29(3) के अकॉर्डिंग ये 1 साल की सजा और 5,000 का फाइन दे सकता है। तो ये तो आपने किसकी कैटेगरी पढ़ी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। पर जनरली जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है एज पर सेक्शन नंबर 190, यही ऑफेंस चाहे पुलिस रिपोर्ट वाला मामला हो चाहे कंप्लेन वाला हो, उस पे क्या लेगा बेटे? कॉग्निजेंस। अब आया कौन सा बेटे? मेट्रोपोलियन एरिया है तो मजिस्ट्रेट कौन सा हो जाएगा? मेट्रोपोलियन। तो ध्यान से सुनना, वहां पे मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट को आप क्या बुलाओगे? यहाँ चीफ जुडिशियल बुला रहे तो वहां चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। मेरी बात समझ गया ना? और उसकी वही पावर होती है जो पावर इसकी दी गई है। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, वहां पे एक होता है MM 1 और 2 कुछ नहीं होता। MM की पावर बिल्कुल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर है वही पावर रहेगी।
साथ में आप लोग पावर भी समझ गए ना। तो आप कंप्लेन कराने के लिए किसके पास जा सकते हो, यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया। आप जुडिशियल के पास भी जा सकते हो या फिर एज पर सिचुएशन मेट्रोपोलियन के पास भी जा सकते हो। क्या हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं? आंसर आया नो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। चैप्टर नंबर सीआरपीसी का 8 107 से लेकर के 124, 106 नहीं, 107 से 124 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी हुई है। चैप्टर नंबर 10 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। अदर सीआरपीसी के चैप्टर्स के कुछ सेक्शंस में भी उसकी पावर दी गई है। अगर उससे रिलेटेड मैटर्स फॉल करते हैं तो ही आप एग्जीक्यूटिव के पास जाएंगे, अदरवाइज नहीं। ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एफआईआर लिखता है, ना ही कोई ट्रायल कंडक्ट करता है। सब लोग समझ गए ना? तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया कि हम किस मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कराने के लिए जा रहे हैं। अब सुनना, ठीक है, ध्यान से। ऑनलाइन स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ और आप लोग को कि अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि अब चीज और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं जानबूझ के, समझ गए? हम कंप्लेन कराने के लिए किसके पास पहुंचे? मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। अब जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेन गई, कंप्लेन जिसके बारे में मैंने आपको कहाँ पे बताया था, 2D में, राइट। कंप्लेन जाते ही दो ऑप्शन निकल के आए, एक 200 का और एक 156 के 3 का, एक 156 के 3 का, ठीक है। ध्यान से समझना दोनों ऑप्शन। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के पास हम क्या लेकर के पहुंच गए? कंप्लेन लेकर के पहुंच गए, वो कंप्लेन जिसके बारे में 2D में बताया गया है, ठीक है। कंप्लेन लेते ही मजिस्ट्रेट के पास गए तो इसके पास क्या ऑप्शन आए? दो ऑप्शन आए, 200 और 156 3 का। इधर देखो, समझना, किताबी बातें तो हम भी रट के और पढ़ सकते हैं, ऐसे सुनो। मैंने क्या बताया था? कंप्लेन क्या है? एलिगेशन, आरोप। ये आप लिख के और बोल के बता सकते हैं। तो मैं कंप्लेन लिख के ले गई कि मेरे बेटे को ऐसे ऐसे एक्स ने मारा। मेरे पास जो भी एविडेंस थे वो सारे एविडेंस ले गई, जो भी एविडेंस थे उस समय। किसके पास पहुंच गई? मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच गई और ये कंप्लेन मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रेजेंट कर दी। मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उन्हें लग रहा है, एविडेंस देखने के बाद और कंप्लेन पढ़ने के बाद, कि कंप्लेन में क्या चीज नजर आ रही है? एलिगेशंस, आरोप नजर आ रहा है। मेरी बात समझ गए ना? कोई अपराध उन्हें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेन पे क्या ले लेंगे स्टूडेंट? कॉग्निजेंस। और कौन सा सेक्शन पिक्चर में आएगा? 200। इधर देखो, मजिस्ट्रेट साहब कोई कठपुतली नहीं है कि मैं गई मजिस्ट्रेट साहब के पास, बोला एक्स ने मेरे बेटे वाई को मारा है, जला उसको बुलाओ और उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो, डेथ पेनाल्टी दे दो। एक आम आदमी तो ऐसे ही बात करेगा ना? क्या ऐसा कहते ही मजिस्ट्रेट साहब को प्रॉम्प्ट प्रोसेस इशू यानी समन या वारंट जारी कर देनी चाहिए? नो। झूठी कंप्लेन भी तो हो सकती है, परेशान करने के लिए भी तो हो सकती है, बात समझ गए ना? तो मजिस्ट्रेट अपना दिमाग लगाएगा, दिमाग समझ गए ना? दिमाग कैसे लगाएगा? जो हमारी कंप्लेन आई, जो हमारे एविडेंस, उसे लगता है कि हाँ वास्तव में यहाँ पे कोई ना कोई मामला बन रहा है, तो क्या लेगा? कॉग्निजेंस। और किसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी बेटे? 200। ये बात मैं नहीं बोल रही, देवरापाली लक्ष्मी नारायण रेड्डी के केस में कही गई थी। एज पर द केस लॉ ऑफ देवरापाली लक्ष्मी नारायण रेड्डी, मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। आपका पहला क्वेश्चन था, याद आया? ठीक है, मजिस्ट्रेट हैज टू टेक कॉग्निजेंस और हैज नॉट, ले भी सकता है और नहीं। इसका ग्राउंड बनता है तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह। तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह के केस लॉ में कहा गया था, अगर मजिस्ट्रेट को कंप्लेन में एलिगेशन नजर आ रहे हैं तो खुद से कॉग्निजेंस ले लेगा एंड प्रोसीडिंग स्टार्ट। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास जब 2D में कंप्लेन आई, मजिस्ट्रेट साहब ने कंप्लेन को पढ़ा, समझा, एविडेंस देखे, उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसमें एलिगेशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मेरी बात समझ गए ना? क्योंकि अगर उन्हें लग रहा है एलिगेशन है
तब तो वो कॉग्निजेंस लेंगे। और अगर उन्हें नहीं लग रहा है कि एलिगेशन है, झूठी कंप्लेन नजर आ रही है, तो वो क्या करेंगे कि पुलिस को बोल देंगे कि भाई तुम यहाँ पे एफआईआर लिखो और उसके बाद क्या कंडक्ट करो, इन्वेस्टिगेशन। क्या मजिस्ट्रेट ने कंप्लेन पे यहाँ पे खुद से अपना ब्रेन अप्लाई करा? नो। खुद से कॉग्निजेंस लिया? नो। उन्होंने डायरेक्ट किसको करा? पुलिस को, एफआईआर लिख के इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। स्टूडेंट थोड़ा बात को समझना। 156(3 हम क्या कराने गए थे? कंप्लेन लेके गए थे। पर 156(3 के अंदर मजिस्ट्रेट ने कंप्लेन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एफआईआर। खुद से कंप्लेन पे प्रोसीडिंग नहीं करी मजिस्ट्रेट ने, और क्या कर दिया बेटे? पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि तुम लिखो एफआईआर और क्या कंडक्ट करो, इन्वेस्टिगेशन। केस लॉ है मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार। मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार के केस लॉ में ही बोला गया था कि कंप्लेन में बी कन्वर्ट इनटू एफआईआर। इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, कंप्लेन मस्ट बी कन्वर्ट इनटू एफआईआर। इट मे और मे बी नॉट। इतनी बात समझ गए ना? तो क्या हुआ था मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार के केस लॉ के अंदर? ध्यान से सुनना। वहां पे जो मधुबाला के पति थे सुरेश कुमार, उसने मजिस्ट्रेट ने जो कंप्लेन को किसमें कन्वर्ट करवाया? एफआईआर में। कौन सा सेक्शन यूज करते हुए? 156(3 की पावर। उसको चैलेंज कर दिया। किसको चैलेंज कर दिया? मजिस्ट्रेट को। ये बोला कि भाई 156(3 के अंदर तो मजिस्ट्रेट केवल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, एफआईआर लिखने का नहीं। और एफआईआर लिखे बिना तो इन्वेस्टिगेशन होगा ही नहीं। आप मेरी बात समझ गए? मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सुनो, मजिस्ट्रेट को इम्प्लाइड पावर भी दिया गया। कौन सा पावर? इम्प्लाइड। हम मानते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो 156(3 से केवल यही क्लियर इंटरप्रिटेशन निकल के आता है एज पर द वर्ड ऑफ अबव मेंशन, कि वो केवल किसका ऑर्डर दे सकता है? इन्वेस्टिगेशन। पर साथ में हम कुछ इम्प्लाइड पावर भी देते हैं। उस इम्प्लाइड पावर के तहत ही, उसके अकॉर्डिंग ही वो एफआईआर लिखने का ऑर्डर भी दे सकता है। सब लोग समझ गए इम्प्लाइड पावर क्या? मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूं, दिस इज एक्सप्रेस पावर। जो बेयर एक्ट में लिखा है वो क्या है? एक्सप्रेस। जो नहीं लिखा वो क्या हुआ? इम्प्लाइड। नेहा, कल तुमको होमवर्क दिया था, क्लास में नहीं करके लाई, क्लास के बाहर जाओ, दैट इज इम्प्लाइड। मेरी बात समझ गए ना? ये इम्प्लाइड पावर का मतलब समझे, जो लिखी नहीं है, जो बताई नहीं गई है, पर आपके पास होनी चाहिए। सब लोग समझ गए ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार के केस लॉ में कहा था, नो डाउट हम मानते हैं कि भाई 156(3 के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा। कौन? मजिस्ट्रेट। सीबीआई को नहीं देगा। मजिस्ट्रेट सीबीआई को ऑर्डर नहीं दे सकता। सीबीआई खुद से या तो स्यूमोटो करती है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कहने पे। सब लोग समझ गए ना? और मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। सब लोग समझ गए ना? और साथ ही एफआईआर लिखने का। तो मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार के केस लॉ से हमें क्लियर हुआ था कि मजिस्ट्रेट के पास कौन सी पावर है? इम्प्लाइड पावर है। वो एफआईआर का भी ऑर्डर दे सकता है और इट मीन कंप्लेन को किस में कन्वर्ट करा सकता है? एफआईआर में। सब लोग समझ गए ना बच्चों? तो ध्यान से देखना, हम लोग एक टॉपिक पे चल रहे थे। टॉपिक पे क्या था हमारा कि भाई सकेरी वासु, आप लोग समझ गए ना? तो 1541 में एफआईआर नहीं लिखी, 1543 में भी एफआईआर नहीं लिखी। सेक्शन 36 जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है, उन्होंने भी एफआईआर नहीं लिखी। हम मजिस्ट्रेट के पास चले गए, 2D में कंप्लेन के एक्सप्रेस प्रोविजन बताए गए हैं, पर कंप्लेन लेके जाने के बाद 200 या 156(3 का सॉल्यूशन आता है। हम ये मान के चले वर्ष से वर्ष सिनेरियो में मजिस्ट्रेट ने भी कंप्लेन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, ना 200 का ना 156(3 का। मेरी बात समझ गए ना? हम किसके पास जा सकते हैं? यहीं से मैं ब्रेक कर रही हूँ हायरार्की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जा सकते हैं। और इन्होंने भी अगर हमारी बात नहीं सुनी है तो हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हो। ये बात फिर आपकी हायरार्की के थ्रू हमने क्लियर करी है। तो देखो ये हायरार्की बनी। 1541 में आप गए, नहीं सुनी। 1543 में गया, आपकी नहीं सुनी गई।
36 में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास गए, नहीं सुनी गई। फिर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन लेके गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे आप समझ गए। आप कहाँ जा सकते हो बेटे? हाई कोर्ट भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना है तो हाई कोर्ट ऑफ 482 में उसको इनहेरेंट पावर दिया गया है, और कॉन्स्टी के अंदर कौन सा दिया है? 226। इन दोनों के तहत आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो स्टूडेंट? हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, और आप सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशल लीव पिटीशन लगा सकते हो। सब लोग समझ गए ना? तो ये सारी आपको रेमेडीज आप लोग समझ गए ना? तो सकीरी वासु के केस से ये सारी रेमेडीज आपको प्रोवाइड की गई थी। अब मेरी क्वेश्चन का आंसर देना, ताकि हम टॉपिक को चेंज करेंगे। हमने एक फ्लो बनाया था टॉपिक में कि सबसे पहले स्टूडेंट क्या क्रिएट हुआ? एक ऑफेंस। ऑफेंस के बाद कौन सा ऑफेंस था? 2C। 2C के बाद कॉग्निजेबल था। वो कॉग्निजेबल की इंफॉर्मेशन किसको मिली? उसकी मदर को। मदर एफआईआर लिखाने पहुंची, पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज 154(1). वो उसके जुरिस्डिक्शन में भी हो सकते हैं और जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड। दोनों ही सिचुएशन में पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेशन हाउस ऑफिसर, एफआईआर लिखने के लिए बाउंड है। नहीं लिखता है तो 166A आईपीसी के अकॉर्डिंग इन सर्टेन केसेस में पनिशमेंट के प्रोविजन है। लेकिन एज पर द केस ऑफ सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मुझे प्रॉम्प्ट रेमेडीज चाहिए थी। मैंने 1543 में एसपी को अप्रोच करा, नहीं सुना। 36 में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स के पास गए, नहीं सुना। 2D में मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करी, कोई सुनवाई नहीं। हार ठक करके फिर मैं कहाँ जाऊंगी? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और तब तो वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली जाते हैं तो जा तो सकते हैं, पर वो जनरली इंटरवेन नहीं करता। इसके लिए एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ऑनेबल जस्टिस मार्केंडे कतजू का। ऑनेबल जस्टिस मार्केंडे कतजू के ऑब्जर्वेशन में बड़ा ही क्लियर बोला गया था कि एग्रीव्ड कैन अप्रोच इन 154(3) सेक्शन 36, 156(3), 200, ये सारे प्रोविजन थे कि नहीं थे? लेकिन ये जितने भी